मैं डॉक्टर हरेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज मैं आप लोगों को अवकल समीकरण BMTC 132 की यूनिट सेकंड पे बात करूंगा, जिसके यूनिट सेकंड है हमारी खंड 2 प्रथम कोटि साधारण अवकल समीकरण। इसमें के लास्ट क्लास में हमारा कुछ टॉपिक यूनिट 7 का रह गया था। यूनिट 7 प्रथम कोटि यानी प्रथम घात वाले समीकरणों का हल करना है। इसमें हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम समाकल गुणांक कहते हैं, ये रह गया, छूट गया था टाइम की वजह से, जिसको आज मैं कवर करते हुए यूनिट 8 और यूनिट 9 कवर करूंगा। तो यूनिट 7 में ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जिनको हम सॉल्व करने में कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी होती थी अवकल समीकरण, जिनका हल देने में प्रॉब्लम्स आती थी। तो उन हल में एक समीकरण होती थी यथातथ समीकरण, जिसे हम एग्जैक्ट इक्वेशन बोलते हैं। यथातथ समीकरण जिसे हम एग्जैक्ट इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन हमारी mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। तो यथातथ समीकरण की एक कंडीशन होती है कि अगर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर है, तो ये हमारी यथावत समीकरण एग्जैक्ट होगी। बट अगर ये ऐसी नहीं है तो हमें एग्जैक्ट बना के सॉल्यूशन देना होता था। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें कुछ गुणा करना या भाग करना पड़ता था। उस जो फैक्टर को गुणा और भाग वाले, उसे हम समाकल गुणांक कहते हैं। अब उसे ज्ञात कैसे करना, ये हमको यहाँ पे देखना है। अब जैसे आपके सामने उदाहरण नंबर 11 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0 है। अब इस हम समीकरण 55 को अगर अपनी यथावत समीकरण से कंपेयर करें तो यहाँ nxy की वैल्यू और mxy की वैल्यू हमको ये मिल गई। हमने कहा था कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड आउट करेंगे। तो डेल n बाई डेल एक्स निकाला तो -4 माइनस एक्स मिला। ऐसे ही डेल m बाई डेल y निकाला तो -4 -4x -4y मिला। अब जैसे कि देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, दैट इज ये यथावत समीकरण है। अगर ये समीकरण हमारी यथावत है तो हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देख सकते हैं। बट अगर ये डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x होता है, उस केस में हमें इसे यथावत बनाना पड़ता। उसी यथावत बनाने की प्रोसेस को हम समाकल गुणांक के तहत पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं, जिसमें हम nxy एंड nxy dx प्लस mxy dy, जो हमारी समीकरण नंबर 55 है, इसका हल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि y को अचर मानते हुए mxy को x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। ये जो हमारा फैक्टर है, हम dy वाले फैक्टर को सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। dy वाले फैक्टर को mxy को x के सापेक्ष में, क्योंकि ये हमारा mxy है। तो जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, वाई को अचर मानते हैं x के सापेक्ष, तो ये आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस 2xy स्क्वायर माइनस ये समथिंग। ऐसे ही जब हम nxy को अवकलित करने जाएंगे तो nxy के केस में होता है कि y के सापेक्ष अवकलित करने पर x नहीं होना चाहिए। हम अगर nxy mxy और nxy के अवकलन में यही अंतर है कि जब हम mxy का अवकलन करते हैं तो y को कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन जब हम nxy को y के रेस्पेक्ट में अवकलित करते हैं तो हम उन्हीं गुणांक का उसी पार्ट का समाकलन करते हैं जिसमें कि हमारा x उपस्थित ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए nxy में हमारा सिर्फ y स्क्वायर ऐसा जहाँ पे x नहीं है, तो इसी को हम समाकलित करते हैं। ये हमें जो भी मिला इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, दैट इज दिस। अभी मैंने कहा था कि हम यथावत समीकरण को सॉल्व करने में जो समीकरण यथावत नहीं होती है, कहने का मतलब जो एग्जैक्ट नहीं होती, उसे एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। एग्जैक्ट बनाने के प्रोसेस में हम समाकल गुणांक को हमें पढ़ना पड़ता है। तो समाकल गुणांक के कई सारे नियम से कुछ ऐसे समाकल गुणांक हैं जिनको कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके समाकल गुणांक हम उस इक्वेशन को देख के ही एक दृष्टि में पहचान लेते हैं। बट कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें देख के ईजिली नहीं फाइंड कर पाते। जैसे कि ये हमारी इक्वेशन नियम नंबर 2 के तहत है कि mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0। अगर यदि mxy प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा समाकल गुणांक है। तो सबसे पहले समाकल गुणांक जाने के लिए हमें ये देखना होता है कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये इक्वल हैं तो ये एग्जैक्ट है, इक्वल नहीं है तो ये एग्जैक्ट नहीं है, और तब एग्जैक्ट दैट इज यथावत समीकरण नहीं है। तो यथावत समीकरण ना होने के केस में हम समाकल गुणांक को प्रस्तुत करना चाहते हैं।
तो ये एक कंडीशन दी हुई है कि अगर mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो यही हमारा समाकल गुणांक हो जाएगा। अब समाकल गुणांक तो मिल गया, इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें समाकल गुणांक को उसी दी हुई इक्वेशन में बाएं साइड में और दाएं साइड में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इक्वेशन मिलती है उसका सोल्यूशन हम पिछले जो हमने मेथड पढ़ा था उसी से फाइंड आउट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये दिया हुआ है mx y dx माइनस nxy dy इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं तो nxy मिल गया और mxy मिल गया, हमें दोनों मिल गए। डेल एम बाई डेल वाई निकालना होता है, तो इससे डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे अगर हम, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। ओके, और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल रहा था, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर में, दोनों की डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है। उस केस में हम अब देखते हैं क्या mx प्लस एन वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो mx प्लस एन वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल रही है। तो जैसा कि हमने नियम नंबर 2 में पढ़ा था कि 1/mx प्लस एन वाई हमारा समाकल गुणांक हो जाएगा, बशर्ते हमारा mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने देखा mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है और तो इसीलिए इसका समाकल गुणांक कर दिया। अब समाकल गुणांक को पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसमें गुणा किया तो आ गया, अब इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया वाई बाई 1/y आया। यहाँ पे जब किया तो 2/x बचा। ऐसे ही जब हम करते गए फिर जो भी हमारे पास इक्वेशन आई, तो हमने कहा था जो mx y है उसको y को कांस्टेंट मान के उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे y को कांस्टेंट मान के हम इंटीग्रेट करेंगे, और जो ये वाला पार्ट है एन डी इसको हम x वो उस पद का इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x नहीं हो। ये प्रोसेस करते हुए हम यहाँ पे कर लेंगे। बट अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ डायरेक्ट ऐसे बना जा रहा है जैसे डी वाई बाई हम डी एक्स बाई डी वाई कर ले, डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ से एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई करेंगे तो इसको हम डी एक्स बाई डी वाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने 3 dy/y कर लिया माइनस 2/dx, तो ये हमारा मेथड आ गया जो कि हम डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ऐसे ही नियम नंबर 3 में क्या कहते हैं कि अगर कोई हमारी mx y dx प्लस एन डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, वो एग्जैक्ट नहीं है, दैट इज एग्जैक्ट को यथावत समीकरण बोलते हैं। एग्जैक्ट इक्वेशन यथावत समीकरण, इंग्लिश में एग्जैक्ट और हिंदी में यथावत। तो अगर ये यथावत नहीं है तो उस केस में हम देखते हैं कि mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। पहले तो हम पहला केस टेस्ट करते हैं, अगर प्लस इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम माइनस पे देखते हैं। अब माइनस नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में ये भी हमको ध्यान से देखना होता है, जो हमें सारे टेस्ट नहीं करने पड़ते हैं। f1 x y, अगर कोई फंक्शन में y कॉमन हो dx के साथ और इधर दूसरे फंक्शन जो दिया है dy के साथ उसमें x कॉमन हो, तो हम उसे mx माइनस एन वाई के फॉर्म में लिखेंगे। जो अब देखिए यहाँ पे भी हमें mx माइनस एन वाई मिल गया और ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमारा समाकल गुणांक, जिसे हम समाकल गुणांक को इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये हमारा समाकल गुणांक मिल गया। समाकल गुणांक को पूरी इक्वेशन में हम गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा उसे हम फाइंड करेंगे। ऐसे ही एक और मेथड है, ऐसे ही 5-6 मेथड है। यहाँ पे मैंने फिर से वही कहा, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स निकाला, हमारे पास इक्वेशन थी, ये नॉट इक्वल टू 0 मिल रही, मतलब कि यथावत समीकरण नहीं है, तो इसे यथावत बनाना पड़ेगा। यथावत बनाने के लिए हमने देखा डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स जब हमने निकाला तो हमें माइनस 2/x मिल गया। 1/n से मल्टीप्लाई करके देखा तो इसमें यह होता है कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स एक होता है 1/n, दूसरा मेथड होता है डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई 1/m। ठीक, तो उस केस में फंक्शन x का हो या y का हो। अब यहाँ पे जो फंक्शन x का है तो इसे e की पावर fx, ये देखिए इंटीग्रेटिंग e की पावर इंटीग्रेशन fx dx करते हैं, ये हमारा समाकल गुणांक होगा। तो इस इक्वेशन में समाकल गुणांक मिला 1/x²। 1/x² हमारा समाकल गुणांक हो गया। इसी तरह से अगला मेथड है 1/m² डेल एम बाई डेल वाई। अब देखिए यहाँ पे 1/n बाई ये डेल एन बाई डेल एक्स मिल गया। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन मिला वो y का मिला, y का मिलने के बाद समाकल गुणांक हो गया y का, तो e की पावर माइनस एफ वाई डी वाई। अब यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि माइनस एफ वाई डी वाई आएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया डेल एम बाई डेल वाई, हमने देखा सॉल्व किया, -6 आया था। अब ये -6 की वजह से हम इसको 6 डी वाई, अब ये y का नहीं था, x का, अगर हम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस एन करते x का मिलता तो हमारा x में समाकल गुणांक होता, y में कुछ नहीं मिला तो y में किया, y का वो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यथावत समीकरण मिल गई। लिखा है देखो, जो एक यथावत समीकरण है तो वही चीज करनी है कि पहले पोर्शन में y को कांस्टेंट करते हुए dx के साथ जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसे y कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करना है, और dy के साथ उन्हीं y को इंटीग्रेट करना है जहाँ पे x नहीं हो।
एक्स वाले को 0 कर देना। इसी के साथ ये हमारी एक और नियम बचता है हमारा, जिसमें कहते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है और ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर अल्फा एक रैंडम हम एक्स की पावर वाई की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता होती है, हम इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर की स्टार्ट करते हैं, तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस केस में हमको उसी अल्फा बीटा को हम एक्स और इसी में रख देंगे तो हमें मिलेगी एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के बाद हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसी के साथ यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो गए। हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 जो कि आज के टॉपिक में इंक्लूडेड है। अब रैखिक अवकल समीकरण, हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस पढ़े थे वो अवकल समीकरण पर था। अवकल समीकरण में हम दो तरह की चीजों को पढ़ते हैं, रैखिक और अरैखिक अवकल समीकरण। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण में दो तरह की भी क्वेश्चंस होती हैं जिसे हम समघात और असमघात रैखिक समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे है प्रथम कोटि रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये हमारी एक रैखिक लीनियर, जिसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण। यहाँ पे पी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स, अगर ये हमारा क्यू एक्स 0 हो जाएगा तो हमारा आएगा समघात रैखिक अवकल समीकरण। बट अगर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है उस केस में इसे हम असमघात रैखिक अवकल समीकरण। तो इक्वल टू 0 के केस में हम इससे पहले जितनी स्टडी हम लोगों ने की है वो एक तरीके से हमने समघात रैखिक अवकल समीकरण की है कि dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू 0 बात करें तो हम सबसे पहले जो अभी तक जितने मेथड हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं यथावत समीकरण हो गया, या इसके पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल का पढ़ा था जिसे हम कहते थे पृथक्करणीय विधि, ये सारे मेथड इससे हम इस समघात समीकरण को सॉल्व करने में यूज कर लेते हैं। बट अभी जो हम बेसिकली इस यूनिट में पढ़ेंगे ऐसे जिसमें कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी लिखा है कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, तब ऐसे कोटि का एक हल असमघात रैखिक समीकरण कहा जाता है क्यू एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जब कोई इक्वेशन हमारी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में होती है तो जो y के साथ कोफिशिएंट लगा होता है उसे e की पावर में लेके समाकल गुणांक निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इस समीकरण के लिए समाकल गुणांक e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स है। अब पी एक्स कहाँ है, y का फैक्टर है पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी समाकल गुणांक होगी। अब समाकल गुणांक तो मिल गया, बट इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हमें चूंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हमें y का सोल्यूशन चाहिए किसके, x के टर्म्स में। तो सोल्यूशन y इज इक्वल टू ये जो हमें निकल के आया है इनटू e की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, इज y इज इक्वल टू e की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स क्यू एक्स। फिर इसी क्यू एक्स को हम e की पावर से जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई। अब देखिए क्यू एक्स को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेट किया, ऐसे ही c इज इक्वल टू ई की पावर माइनस इंटीग्रेस पी एक्स डी एक्स हो गया। अगर इसे हम बहुत क्लियरली समझें तो ये लिखा हुआ है y, अब देखिए e की पावर इंटीग्रेशन माइनस ई पी एक्स डी एक्स, ये इस फैक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई है और कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई है। अगर इसको हम ब्रीफली देखें तो ये लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी एक्स मिला हुआ है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। क्लियर, तो इसे हम एक विशेष हल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अगर इसे हम कहें कि ये क्यू एक्स पार्ट तो 0 नहीं है, ये असमघात रैखिक समीकरण हो गया, तो असमघात रैखिक समीकरण हो गया तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था y का जो भी फैक्टर हो 1 है जैसे, तो इसको हम e की पावर इंटीग्रेशन 1 dx करके इसका अवकलन निकाल सकते हैं। इसकी पावर में आ जाएगा e की पावर x, तो e की पावर इसका हमारा हो जाएगा अवकल गुणांक। बट यहाँ पे एक नई तरीके से बताया गया है कि हम इसको पहले सॉल्व कर लें। कैसे, इक्वेशन नंबर 3 को हमने लिखा dy इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। फिर हमने कहा कि मेवक समीकरण एक समाकलन गुणांक है, मतलब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं समाकल गुणांक, जो हमने पीछे पढ़ा कि y का जो फैक्टर है उसको e की पावर पी एक्स इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स करके निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 dx आएगा, मतलब e की पावर x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा पिछले वाले मेथड से। अब देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम डायरेक्ट पढ़ पा रहे हैं e की पावर x होना चाहिए, यहाँ से क्या मिलेगा,
तो यहाँ पे इन्होंने कहा म्यू एक्स अगर हमने एक समाकल गुणांक माना तो बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मिला म्यू एक्स डी वाई प्लस म्यू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि डी इसको पार्शली किया, डेल बाई डेल एक्स म्यू एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई म्यू एक्स एक्स माइनस वन। मतलब कि जैसा कि बताया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता था ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको हम यथावत समीकरण से पहले कंपेयर करते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा म्यू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वन एम एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये हमारा एन वाला हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या इक्वल है, क्योंकि तो डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो मिल रहा है डेल एम बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स हमें मिलेगा। तो हम ये करते हैं डेल म्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ln तो म्यू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, देखिए हमको मिल गया ln मॉड म्यू इज इक्वल टू एक्स। एंटी लॉग ले लेंगे तो म्यू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसी के बाद अभी मैं भी कर रहा था कि हम डायरेक्ट ई की पावर एक्स पढ़ सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पी एक्स हमारी जो भी इक्वेशन हो, इक्वेशन नंबर 1 को सीधे हम अपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स से कंपेयर करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, जो पी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी वो इंटीग्रेटिंग में चली जाएगी, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर समाकल गुणांक कहेंगे। तो हमने भी यहाँ ई की पावर एक्स ही बोला था, अब ई की पावर एक्स को पूरी इक्वेशन से फिर से मल्टीप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जिसकी बात मैंने अभी की थी कि हमारी इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई की इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए y इंटू जब हम समीकरण सोल्यूशन निकालने जाते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने सोल्यूशन के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू जो क्यू एक्स था उससे मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करना है। ये पूरा करते हुए हमें मिला x इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स। अगली इक्वेशन पे चलें, ये हमारा एक अगली इक्वेशन है x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये भी सेम वैसी इक्वेशन है, यहाँ पे हमें अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, उससे कुछ मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो इसको हम x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के केस में बोथ साइड लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बाई एक्स वाई इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ए बाई एक्स और क्यू एक्स की मिलेगी वन प्लस वन बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स को ग्रेटर देन जीरो बोला है और ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेटिंग पी एक्स वैल्यू उठा के इंटीग्रेट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सीधे कर दिया है, ये हमारा पी एक्स था तो माइनस ए बाई एक्स रखा, इंटीग्रेट किया तो माइनस ए एल एन एक्स आ गया, एक्स की पावर माइनस ए वन अपान एक्स की पावर ए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम समाकलन गुणांक कहते हैं। समाकलन गुणांक को हम सोल्यूशन के लिए लेके जाएंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन आई। अगर हम इसका सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट पढ़ें तो हमने कहा था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर ए डी एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में और हमें इसका सोल्यूशन मिल गया। क्लियर। अब यह है अनिर्धारित गुणांक विधि। अनिर्धारित गुणांक विधि का मतलब होता है कि अगर कुछ ऐसे ही टर्म्स आते हैं जिसमें क्यू एक्स हमारा जैसे ई की पावर एल्फा एक्स आ गया, साइन बीटा एक्स आ गया या एक्स की पावर आर आ गया, तो हम उसको कुछ नियम के तहत पढ़ते हैं। अगर ये नियम हमें किसी समय नहीं भी पता है तो जो भी हमने मेथड बताया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये हमारा सीधे असमघात रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अभी हमने कहा कि सीधा जो पी एक्स है इसको ई की पावर उठा के की पावर में इंटीग्रेशन में लगा के इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, हमें सोल्यूशन मिलेगा। बट थोड़ा सा कभी कभी टिपिकल होता है, तो उस केस में हम क्यू एक्स के लिए नए नियम बता दे रहे हैं। ये अगर ये नियम आपको नहीं भी आएंगे तो आप पुराने वाले मेथड को लगा के सोल्यूशन, ये हमारा अगर इस टाइप से दिया हुआ है या तो साइन बीटा एक्स हो सकता है, कॉस बीटा एक्स हो सकता है, या हमारा पूरा एक्सप्रेशन ए बी के फॉर्म में हो सकता है, तो इसका रैखिक संयोजन ही इसमें बोला गया होगा। हम तीनों जो नियम से इस पे 3 फार क्वेश्चन होंगे, हम कर लेंगे तीनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे देखिए जो वाई का कोफिशियंट ए कांस्टेंट है माइनस वन आएगा, हमने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, के की वैल्यू टू आ गई और एम की वैल्यू वन आ गई, एम की वैल्यू वन आ गई। पुराने वाले मेथड में देखो
m की वैल्यू हो गई। अब इसको m प्लस a इक्वल टू हमने देखा तो m इज इक्वल टू माइनस ए आया, m इज इक्वल टू माइनस ए आया, m इज इक्वल टू माइनस ए के केस में मिलेगा x e की पावर mx, x e की पावर mx। अब देखो ये बात इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर x मिल गया, e की पावर x मिला तो हमने सीधा क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, पी आई सी आई ये हमने जब निकाला x मिल गया 2x e की पावर x प्लस सी ई की पावर एक्स, इसका सोल्यूशन। ठीक, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा आगे पॉलिनोमियल यहाँ पे है, ए की वैल्यू जो हमारी पी एक्स था वो हमारा कांस्टेंट है, पी एक्स की वैल्यू 2 हो गई। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई की पावर 2x मिलेगा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा था कि अगर हमारा पॉलिनोमियल होता है तो हम बी नॉट बी वन और बी टू से कंपेयर कर देंगे। इन्होंने कहा अगर ये हमारा सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ये अगर हमारा सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर में इक्वेशन थी तो हमने भी स्क्वायर में ले लिया है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इक्वेशन में सेटिस्फाई करने के बाद हम x की समघात निकालते हैं, समघात में जो भी हमें गुणांक मिलते हैं b1 b2 b0 की जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ पुट करने पे हमें सीधे डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। b0 की वैल्यू हमें जो भी और b1 b2 सीधा क्या कहा कि अगर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है हमारे पास और px हमारा कांस्टेंट है तो हम अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालने जाएंगे तो px की वैल्यू 2 होने के वजह से e की पावर px dx हम करेंगे तो e की पावर 2 मिलेगा, दैट इज e की पावर 2x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया, सोल्यूशन हमारी एग्जैक्ट हो जाएगी। अब सोल्यूशन के लिए जाएंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c आ जाएगा, जो कि हम सबसे पहला हमारा इस टॉपिक का सबसे पहला मेथड है और वही इनिशियल मेथड है, हम उससे यूज करेंगे तो हो जाएगा। बट अगर हम उससे और आसान करना चाहते हैं तो पॉलिनोमियल है तो हमने एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर ली, कहा कि ये इसका सोल्यूशन है, ये दो बहुपद का था तो दो बहुपद की ही पॉलिनोमियल और इसमें सोल्यूशन में रखा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसका कंपेयर किया, जो वैल्यूशन आया वो हमारा सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही हमारा जब cos 3x टाइप का हो, कोई विशेष हल इसका है, यहाँ पे भी देखिए हम अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालेंगे तब भी कर सकते हैं, बट इन्होंने कहा कि ये हमारा सोल्यूशन है तो हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया कि वाई पी एक्स इज इक्वल टू सी cos 3x प्लस डी cos 3x भी हमारा इसका सोल्यूशन है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको रख के सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के केस में cos 3x और इसके गुणांक को हमने sin 3x के गुणांक को कंपेयर किया तो हमें वैल्यू मिली सी और डी की, सी और डी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख के हमें सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। मतलब सिंपल है कि हमारे पास जो ये तीनों मेथड हैं हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेना है। cos 3x अगर cos 2x होता है तो c cos 2x प्लस d cos 2x ले लेते हैं, अगर cos x होता है तो cos x c cos x प्लस d cos x ले लेते हैं, कह लेते हैं ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो अगर कोई भी सोल्यूशन, अगर हम किसी को सोल्यूशन मानेंगे तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने सोल्यूशन कहा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने गए तो हमें जो भी मिली तो वहाँ cos x 3x की वैल्यू जो हमने कंपेयर कर ली, c और d की वैल्यू मिल गई हमारा, इसी के साथ जो वैल्यू आई वो हमने जो एज्यूम सोल्यूशन था उसमें सी और डी की वैल्यू रख दी, हमें सोल्यूशन मिल गया। अब है कि अगर रैखिक समीकरण के समानीय समीकरण, इसमें कहने का मतलब है कि अगर हमारी कोई समीकरण एफ वाई है और उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स एफ वाई क्यू एक्स। अभी तक अगर इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को और पुरानी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो होता था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई नहीं होता था, सिर्फ y इज इक्वल टू क्यू एक्स होता था। बट अभी इन्होंने कहा है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ y रख दें, उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो, तब पी एक्स और इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो इसमें क्या बोला गया है कि हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अपान एफ वाई डैश एंड क्यू एक्स अपान एफ वाई डैश। ठीक, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया वाई इज इक्वल वी इज इक्वल टू एफ वाई, जो भी हमारे पास ये दिया हुआ है v इज इक्वल टू एफ वाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा एफ वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, हमने एज्यूम कर लिया। अब हमारी ये पूरी इक्वेशन जो है पुराने मेथड पे कन्वर्ट होगी, मतलब हमें को क्या करना है, अगर समानीय समीकरण टाइप की है तो इसको हमें इनिशियल रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, ये अरैखिक समीकरण को हमें, रैखिक समीकरण एक तरह से देखें तो ये अरैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण अरैखिक समीकरण में क्या अंतर था कि रैखिक समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल और दियर डेरिवेटिव और उनके डेरिवेटिव्स का कभी भी मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूबिक फॉर्म में नहीं आता था, पर यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव उसके दूसरे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई में है, दैट इज ये अरैखिक समीकरण, इसे रैखिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो ये हमारी इक्वेशन देखिए, जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन वाई वन प्लस एक्स। अब यहाँ पे जो टेन वाई है वो हमारा वाई का फंक्शन है, ना कि डी वाई बाई डी एक्स वाई लिखा हुआ है, और इधर भी सेक वाई है। तो सेक वाई को तो पहले तो हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, सेक वाई को डिवाइड करने पर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई वन प्लस एक्स वाई। अब इसे अगर देखिए तो लिखा हुआ है साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस होता है, और डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम साइन वाई को अगर वी मान लेंगे तो आ जाएगा एफ डैश वाई कॉस वाई डी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने आगे किया। ये पूरी इक्वेशन हमारी इसी के फॉर्म में हो गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स वी वन प्लस एक्स। अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही लगाएं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वी इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो पी एक्स वाले पोर्शन को इंटीग्रेटिंग ई की पावर पे इंटीग्रेट कर देते हैं, ई की पावर पे इंटीग्रेशन होता है, तो हमें मिल गया वन अपान वन प्लस एक्स। वन अपान वन प्लस एक्स मिल गया, तो हम इसे वी के साथ ले जाएंगे, वी, और सोल्यूशन हमारा, इसकी आगे की प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पहले मेथड में पढ़ी थी। इसको हम या तो पूरे से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना लें, एग्जैक्ट बनाने के बाद सोल्यूशन निकालें, या फिर हम डायरेक्ट सोल्यूशन पढ़ने के लिए v इंटू, क्योंकि इसका सोल्यूशन पढ़ना है, v इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू वन बाई एक्स। यहाँ तो e की पावर x आ जाएगा, इंटीग्रेशन में e की पावर x का e की पावर x होता है, v का, v को भी हमें फिर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, v को हमने साइन y माना था, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब इसी को मेथड हम करते हैं बर्नौली मेथड। अब जो पुराने मेथड, इसमें अंतर क्या है, वहां पे बोला गया था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई पी एक्स एफ वाई। यहाँ पे जो फंक्शन वाई का होता था, ठीक है, डी वाई के साथ फंक्शन वाई का है, और इधर एफ वाई डैश होता था प्रीवियस मेथड में। बर्नौली जो समीकरण होता है, इसमें कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई की पावर एन है। अगर क्यू एक्स वाई की पावर एन है, दैट इज कि जो वाई की पावर एन हमारा है, ये इसको हम डिवाइड कर देंगे पूरी से, तो ये आ जाएगा वाई की पावर माइनस एन माइनस वन वाई अपान वाई की पावर एन माइनस वन। ठीक है, माइनस एन। अब देखिए, तो इसको हमने फिर से वही चीज एक देखा जाए, डायरेक्ट पुराने मेथड से डिपेंडेंट है। ये भी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव हमें यही मिलेगा। तो जैसे v इज इक्वल टू वन माइनस वाई एन है, इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो मिलेगा माइनस एन। ठीक, अब ये हमारे पास मैथ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हल करना है समीकरण को। दिए हुए समीकरण को निम्न रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो y ब्रैकेट में a x प्लस वाई ई की पावर x डी एक्स माइनस ई की पावर x डी वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाई इज ग्रेटर देन जीरो को हल कीजिए। तो e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x वाई प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर। अगर इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखें लीनियर बनाने में, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर। अब ये देखिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी एक्स वाई, तो पी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, ठीक, इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर आ गया, इसलिए बर्नौली इक्वेशन हो गई, और एन की वैल्यू यहाँ पे टू है, तो इसको हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ये आएगा वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपान वाई इज इक्वल टू ए एक्स ई की पावर एक्स। वन अपान वाई को हम मान लेंगे v। देखिए ये लिखा है वन अपान वाई को हमने v माना है, v इज इक्वल टू वन बाई वाई। डेरिवेटिव निकाला है, डेरिवेटिव निकालने पे आया माइनस वन अपान वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये हो गया डी वी बाई डी एक्स माइनस वी इज इक्वल टू ए एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, क्या हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस वी ए एक्स ई की पावर माइनस एक्स। माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाएंगे v का, यहाँ पे जो वन है, वन का e की पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सोल्यूशन के लिए पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, v e की पावर x इज इक्वल टू माइनस एक्स। सोल्यूशन हमें मिल गया v e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स। वही तो क्या था, हमने इससे सोल्यूशन निकालने का मेथड बताया था इससे पहले, कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए सोल्यूशन के लिए v क्योंकि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी से e की पावर x को इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो हमारा क्यू एक्स होता है, यहाँ पे क्यू एक्स है माइनस ए एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस ए एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर माइनस एक्स और x हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा सोल्यूशन आ गया माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब हमने v को वन बाई वाई से रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये सोल्यूशन मिला, सी ई की पावर x इज इक्वल टू। अब इसी के साथ हम यूनिट 9 पे पहुंचते हैं। यूनिट 9 में क्या है, एक इकाई 9 एक से बड़ी घात वाले प्रथम कोटि अवकल समीकरण का हल निकालना। एक से बड़ी, तो देखिए एक से बड़ी घात, और हमने घात पे बात की थी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो गया,
ये हमारा dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि ये कोट भी इसकी 1 है और घात भी 1 है। अगर हम dy बाई डी एक्स को 2 कर दें तो हमारी घात बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से प्रथम कोट और nवी घात की इक्वेशन हम देखते हैं। dy बाई डी एक्स को p के रूप में व्यक्त करें। अब p की पावर जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी घात बढ़ती जाएगी। प्रथम कोट और nवी घात की अवकल समीकरण। अब देखिए यहाँ पे हम nth कोट की अवकल समीकरण में p को मैंने कहा कि dy बाई डी एक्स लिखें। p स्मॉल p है, स्मॉल p को अगर dy बाई डी एक्स कहेंगे तो p की पावर n का मतलब हो गया ये n घात की कोट इसकी 1 है, क्योंकि dy बाई डी एक्स की हमारी जो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो फर्स्ट है, इसलिए कोट 1 है। और इसकी घात होती है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म्स की पावर जो होती है वो उसकी घात होती है, वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ इसकी पावर n है तो n इसकी घात हो गई। p हमारा एक फंक्शन है जो कि x का होगा, x का या फिर कांस्टेंट है। ऐसे ही ये पूरी इक्वेशन हमारी हो गई n भी घात की प्रथम कोटि की अवकल समीकरण। ठीक, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें यहाँ मेथड पढ़ना है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ रैखिक अवकल समीकरण निकालना, अरैखिक अवकल समीकरण को रैखिक में बदलना और समघात रैखिक समीकरण और असमघात रैखिक समीकरण निकालना सीखा। ठीक, जिसे हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फंक्शन अवकल समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ऐसे समीकरण जिनके गुणनखंड किए जा सकते हैं, मतलब ये कि समीकरण एक को वास्तविक रैखिक गुणनखंड में विभाजित किया जा सकता है R1 R2 R3 Rn के लिए जो x और y के फलन है। यह समीकरण p माइनस R1 p माइनस R2 p माइनस Rn इक्वल टू 0 है। मतलब जो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, इनिशियल इक्वेशन, जिसे हमने कहा कि nवी घात की अवकल समीकरण है, इसको अगर हमने पार्शियली ब्रेक कर दिया, जैसे कि हम बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर इसको हम ब्रेक कर सकें तब हम इसको कहेंगे कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिछली इक्वेशन को इन्होंने इस तरह से ब्रेक कर दिया, n फैक्टर इसके हो गए, तो n फैक्टर का मतलब इसके n सॉल्यूशन अलग अलग आएंगे। देखिए f1 f2 fn हमारे पास सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि इसको हम इक्वल टू 0 रख के हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, इसी पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि पी स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की घात क्या है? हमने p को dy बाई डी एक्स बोला था और उसकी पावर 2 है मैक्सिमम, तो इसकी घात हो गई 2। प्रथम कोटि के द्वितीय घात की अवकल समीकरण ये दिया हुआ है। यहाँ पे p हमारा डबल घात में है। ठीक, तो इसका सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने कहा कि जब ऐसी इक्वेशन जिसके गुणनखंड हो सके, तो यहाँ पे अगर हमने p को कॉमन ले लिया तो p प्लस एक्स मिलेगा, यहाँ पे y को कॉमन ले लिया p प्लस एक्स मिलेगा, तो p प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो p प्लस वाई मिलेगा। इस रैखिक गुणनफल को विभाजित करें तो हमारा p प्लस एक्स और p प्लस वाई आ जाएगा। p प्लस एक्स और p प्लस वाई, अब दोनों इक्वेशन दोनों मिल गई। अब या तो p प्लस एक्स 0 होगा या p प्लस वाई 0 होगा, तभी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। तो हमने दोनों कंडीशंस पढ़ेंगे, p प्लस एक्स को 0 करेंगे या p प्लस वाई को करेंगे। p को कहा गया था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स को 0 करें या dy बाई डी एक्स प्लस वाई को 0 करें। अब इसको हम क्या करेंगे, जो चर पृथक्करणी विधि थी हमारे पास, चर पृथक्करणी विधि जो हमने यूनिट नंबर 7 में पढ़ी, 7 या 6 में पढ़ रखा था। तो x वाले टर्म्स को x के साथ और y वाले टर्म्स को y के साथ करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मिलेगा dy बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस, इधर ले जाएंगे माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, तो x का आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और dy का y, तो इसीलिए ये 2 से मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, कह सकते हैं 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 मिल जाएगा। ठीक, अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं जहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स दिया हुआ है, इसे हम कर देंगे dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब dy को जब सॉल्व कर dy बाई वाई को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1 अपान वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होता है log मॉड y इज इक्वल टू माइनस एक्स e की पावर c2, तो यहाँ पे log y प्लस एक्स इज इक्वल टू c2 मिल गया। यहाँ पे कहा गया x c1 और c2 दोनों की एक स्वैच्छिक चर हैं जो हम अपने हिसाब से कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इन दोनों को अगर हमने c मान लिया, c होने का मतलब है सारी वैल्यू इक्वल हो गई। तो इस केस में हमारा इक्वेशन बन रहा था डी 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पे मिलेगा log y एक्स प्लस log y माइनस सी इक्वल टू 0। तो इन दोनों को साथ में लेके ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस यूनिट का पहला मेथड है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है उसके हम रैखिक गुणनखंड कर सकें,
अब देखिए रैखिक गुणनखंड लिखा हुआ है, ये नहीं करना है कि पी स्क्वायर कर लिया और पी क्यूब कर लिया, नो। पहले तो इसका लीनियर फैक्टर करने, लीनियर फैक्टर हम बोलते हैं इनको, रैखिक गुणनखंड दैट इज लीनियर फैक्टर। तो p प्लस एक्स पी प्लस वाई किया, सोल्यूशन निकाला, मिल गया। जो भी हमारे रैखिक गुणनखंड होंगे उनको हम फिर से सॉल्व करेंगे, हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ऐसे इक्वेशन है जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी इक्वेशंस, अब एफ एक्स वाई, एक्स हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स पे डिपेंड करता है, और पी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स हो गई। अब इस तरह से जब कोई इक्वेशन बनती है, जैसे इक्वेशन नंबर 8, इस इक्वेशन का काफ़ी, इसी पे सारे एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे आगे। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है, जो कि पुरानी इक्वेशन भी इसी तरह की इक्वेशन थी, एक्स वाई और पी थी, ठीक। तो अगर इस तरह की हम इक्वेशन की बात करेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक। अब इसमें कहा गया कि हम अगर इक्वेशन के गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तब कैसे करेंगे, तो इस पे भी कई सारे नियम्स बताए गए हैं, जिसमें लिखा है जिनमें निम्न में से एक या अधिक गुण विद्यमान हो। जैसे हम y के रेस्पेक्ट में x के और p के, तो सबसे पहला मेथड है y के लिए हल कर किए जाने वाले समीकरण। तो y के लिए हल, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम y के लिए इसको हल करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कहा वाला समीकरण 8 अर्थात एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 को y के लिए हल किया जा सकता है। तब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स कामा पी कर देंगे। तो y के लिए हल करने का मतलब y इक्वल टू निकालेंगे, तो y को हम एक साइड रखेंगे और एफ एक्स एक्स पी के रिलेशन को एक साइड रखेंगे। फिर हम इस पूरे सिस्टम को, जो भी हमारा आएगा y इज इक्वल टू, इसको x के रेस्पेक्ट में अवकलित करेंगे। अवकलित करने पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो p होती ही होती है, तो ये आ जाएगा। अब इसका जो एक्सप्रेशन बन के आएगा, फंक्शन एक्स पी कामा डी पी बाई डी एक्स। अब इन दोनों से जब हम इनको सॉल्व करेंगे, अगर हम p को रिमूव कर पाएंगे, ठीक, तो हम इसका सोल्यूशन मिलेगा। नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा वही संभवतः सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। अगर होता है तो p फ्री सोल्यूशन मिलेगा, अनदर कांस्टेंट के साथ मिलेगा। इस सारी बात जो सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम रैखिक विघटन नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम नहीं कर पाते हैं फैक्टर इसके। तो हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू पी प्लस एक्स अपान पी। अगर इसको हम देखें, y इज इक्वल टू पी प्लस 6। अब ये जो हमारा लिखा हुआ है, एक मेथड भी हमने नहीं पढ़ा है, क्लेरूड्स फॉर्म, क्लेरो मेथड बोलते हैं। क्लेरो मेथड के हिसाब से y इज इक्वल टू एफ पी प्लस एक्स एफ पी होता है। उस केस में हम इसका सोल्यूशन सीधा यही आ जाता है, एफ पी को सी से हम चेंज कर देते हैं। पर अभी तुमने पढ़ा नहीं उस मेथड को, तो हम इसको इसी से गुणनखंड ना करने वाली बिट से लगाएंगे। तो y इज इक्वल टू पी एक्स अपान पी, इसको हम x के रेस्पेक्ट में अवकलित करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हमने p कह दिया। p को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी पी बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे x का करेंगे तो 1 आएगा, 1 अपान पी। जब x को रहते ही p का करेंगे तो x इंटू माइनस 1 अपान पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। अब अगर हम देखेंगे तो p इज इक्वल टू हमारा क्या कह रहा था, ये कह रहे थे कि p जो रिलेशन मिलेगा, p इज इक्वल टू 5xp डी पी बाई डी एक्स। तो p इज इक्वल टू एक्स पी डी पी बाई डी एक्स तो हमको मिल रहा है। अब देखिए जो ये रिलेशन राइट साइड का है, लेफ्ट राइट, ये एक्स पी डी पी बाई डी एक्स का रिलेशन है। पूरा हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो आ गया p माइनस 1 अपान पी डी एक्स बाई डी पी प्लस 1 अपान पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई, इसमें क्या लिखा है, हम p को स्वतंत्र चर और x को आश्रित चर माने तो इक्वेशन 14 प्रथम कोटि की एक रैखिक समीकरण है। ठीक, इन्होंने कह दिया कि अगर हम p को स्वतंत्र चर माने, अगर ये देखिए dx बाई डी लिखा हुआ है और ये x है, अगर p हमारा डिपेंड करे किस पे, x पे, उस केस में ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई, रैखिक समीकरण। और उसके केस में हम इसका सोल्यूशन निकालने जाएंगे। ठीक, इसमें हमने पुराने मेथड कई सारे पढ़ रखे हैं, तो जिसको हमने सॉल्व किया तो डी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 1 अपान पी, पी माइनस 1, पी प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू पी अपान पी स्क्वायर माइनस 1। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए निकालेंगे, क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये हमारी रैखिक अवकल समीकरण थी। इसी से कंपेयर करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 अपान स्मॉल पी, पी माइनस 1, पी प्लस 1। इसको हम e की पावर में लगाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। देखिए 1 अपान पी, पी माइनस 1 डी पी, इसको हम अवकलित कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो ये मिला 1 अपान पी टू पी माइनस जो भी मिला, पी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाई 2 बाई पी, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा था जो कि x यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किस पे, p पर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए x, हाँ देखिए आ गया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, p अपान पी स्क्वायर माइनस 1, पी अपान पी स्क्वायर माइनस 1।
तो p अपान पी स्क्वायर माइनस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दिया, तो ये मिला 1 अपान अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस वन डी पी इज इक्वल टू सी। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो सी प्लस कॉस हाइपरबोलिक पी आ गया। ठीक, इसकी जो ये फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स पी का होता है, ये हमने निकाला। तो x में रिलेशन मिल गया p के साथ, x इज इक्वल टू पी सी कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स पी स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू। अब ये तो हमारा p में रिलेशन मिला, अब हमको चाहिए y में। ठीक, अगर हम इसको x को क्या लिखा है, हम देखते हैं समीकरण 13 और 16 में p को विलुप्त करना इतना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि मैंने अभी पिछले उसमें बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर हम p को रिमूव कर पाते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसे ही सोल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा है समीकरण 16 से समीकरण 13 में x का मान विस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं। अब ये 16 जो है इक्वेशन, इसमें हमने इसमें x की वैल्यू रख दी तो हमें y की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें y की वैल्यू ही चाहिए थी। अब y की वैल्यू हमें मिल गई, एक्सपी के फॉर्म में हमें पूरी y की वैल्यू मिल गई। अब 16 और 17 में p पदों x और y को दो समीकरण है, तो इन दोनों को एक साथ हल करने पर व्यापक हल मिलेगा 16 और 17। अब दोनों p में है, अगर p की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो x और y का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक, अब यह है x के लिए सॉल्व किए जाने पर समीकरण। y के लिए क्या था, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा पी। y के लिए, अभी x के लिए एक्स इज इक्वल टू जी वाई कामा पी। अब यहाँ पे x है तो इसे y के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा, y के सापेक्ष करेंगे तो 1 अपान पी और डी पी बाई डी। पूरा मेथड पुराना वाला है, x के सापेक्ष x के लिए हल करने पर या y के लिए हल। y के लिए ये y इज इक्वल टू एफ जी एफ एक्स कामा पी होता था, अभी जब हम x के लिए कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू जी वाई कामा पी है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू वाई। ये हमारा पूरा ये मेथड आ गया। ठीक है, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। हम सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे, यहाँ पे भी हमें सोल्यूशन मिलेगा एफ वाई पी गामा सी के फॉर्म में। तो सोल्यूशन पे हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास समीकरण है पी इज इक्वल टू tan एक्स माइनस पी अपान वन प्लस पी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो इसमें तो y कहीं है ही नहीं, y नहीं है। हमने कहा था कि x जो है वो y और p का रिलेशन हम लिखेंगे, तो जब y नहीं है तो x को हम सिर्फ p का रिलेशन लिखेंगे, y उसमें अंडरस्टूड है कि y के साथ होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स p इज इक्वल टू एक्स माइनस पी अपान वन प्लस पी स्क्वायर। ठीक, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स p प्लस p अपान वन प्लस पी स्क्वायर। अब x के साथ हो गया, x को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 25 को y के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो dx बाई डी वाई। अब चूंकि dy बाई डी एक्स को p बोलते हैं तो dx अपान डी वाई को 1 अपान p हो जाएगा। tan इनवर्स p का अवकलन क्या होता है, 1 अपान पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, क्योंकि जो p है ये y पे डिपेंड कर रहा है, तो डी पी बाई डी वाई हो गया। अब इसको करने गए यहाँ पे तो u अपान v का फार्मूला लगा के इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट किया तो ये मेथड ये पूरा आ गया। इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो आ गया वन प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर अपान वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। ये आप लोग देख रहे हैं कैसे आया, ये u अपान वी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहां से आया u अपान वी। u अपान वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि वी स्क्वायर वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू और डी वी बाई डी एक्स। तो v का दोबारा करते हैं, ये हमारा पूरा आ गया। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो y इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर वन प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी। ठीक, अब इसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं चर पृथक्करणीय विधि से। p को p के साथ और y को y के साथ इंटीग्रेट करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी p के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब हम चर पृथक्करणीय लगाते हैं तो y इज इक्वल टू सी माइनस वन अपान वन प्लस पी स्क्वायर मिल रहा है। अब हम अगला मेथड पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं कि समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर या आश्रित चर नहीं है। पुराना क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए y नहीं है, ठीक है ना, एक चर तो नहीं है। स्वतंत्र चर आश्रित चर की बात करें तो y हमारा आश्रित चर है, किस पे निर्भर करता है, x पे। यहाँ पे y नहीं है, तो हम ये हमारा xp के फॉर्म में हो गया। यहाँ भी हमसे बोला जा रहा है कि स्वतंत्र चर या आश्रित चर नहीं है ऐसे समीकरण। तो जब जिसमें स्वतंत्र चर नहीं होगा वहां पे x विलुप्त होगा, जहाँ पे आश्रित चर नहीं होगा वहां पे y विलुप्त होगा। पुराना वाला क्वेश्चन हमारा आश्रित चर विलुप्त था पुराने क्वेश्चन से, तो जैसे हमने उस क्वेश्चन को किया वैसे यहाँ भी इसको हम कर सकते। तो समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर नहीं है, हम अभी तक इस यूनिट में किस तरह के समीकरण पढ़ रहे हैं, एफ एक्स वाई कामा पी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे p हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पे जब स्वतंत्र चर नहीं है दैट इज x हमारा नहीं है। समीकरण जिसमें आश्रित चर नहीं है उसमें y नहीं होगा। तो समीकरण ये हमारे दिए हुए हैं, हम इस पे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2p प्लस 3p स्क्वायर को हल कीजिए। अब यहाँ पे y है और p है, p की वैल्यू है dy बाई डी एक्स और y तो हमारा y है, x बट इसमें नहीं है, ठीक, क्योंकि स्वतंत्र चर इसमें नहीं है। स्वतंत्र चर नहीं होने की वजह से इसको हम लिखेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू एफ पी के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम x के रेस्पेक्ट में अवकलित करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर। अब हम जब dy बाई डी एक्स आएगा तो dy बाई डी एक्स को p लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को तो p आ जाएगा। 2p को लिखेंगे तो 2p बाई 2p 2dp बाई डी एक्स आ जाएगा। देखो 2dp बाई डी एक्स हो गया यहाँ पे। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा 3p स्क्वायर। अगर हम p स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 6p इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये भी हो गया 6p डी बाई डी एक्स। अब हमने p और x को अलग अलग किया तो मिल गया हमारा p अपान 2 प्लस 6p इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। चर पृथक करड़ी बिद लगाएंगे, x वाले x के साथ और p वाले p के साथ, तो ये हमारा आ गया। इसको हम अवकलित करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू, ये मिल गया 2 अपान पी प्लस 6 डी पी। इसको अगर हम समाकलित करेंगे, सॉरी अवकलित नहीं समाकलित करेंगे तो x का तो x आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2 ln p मतलब 2 log p प्लस 6p प्लस c, 2 log p x प्लस c। ठीक, अब c एक स्वैच्छिक चर है क्योंकि 34 और 35 में p को विलुप्त करना असंभव है। 34 और 35 में जो पुरानी इक्वेशन है इसमें से हम p को विलुप्त नहीं कर पाएंगे, तो p के पदों में समीकरण का व्यापक हल है। जो इसका इस तरह के समीकरण जो होते हैं उन्हें p के पदों में ही मिल जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये हमारा तो हो गया जब स्वतंत्र चर विलुप्त था, और आश्रित चर विलुप्त होने का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से हो सकता है पढ़ें। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है जिसमें आश्रित चर हमारा x ब्रैकेट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, x 1 प्लस पी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 को हम हल करेंगे। दिए हुए समीकरण हल करने के लिए x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर है, x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर है। तो समीकरण 38 को y के सापेक्ष, अब देखिए यहाँ x है तो y के सापेक्ष हम अवकलित करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो dx अपान dy आएगा। dx अपान dy को कहते हैं 1 अपान p, dx अपान dy को 1 अपान p कह दिया। ठीक, अगर अब हमने कहा 1 अपान u या u अपान v की बात करेंगे तो u तो हमारा कांस्टेंट है, v को हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं अवकलित करेंगे y के सापेक्ष। y के सापेक्ष अवकलित करने का हो गया 1 u अपान v के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो v क्या होता है 1 अपान v स्क्वायर v टी यू बाई डी एक्स, यही होता है। तो ये हो गया माइनस, या फिर हम इसको इनवर्स लगा के अवकलित कर सकते हैं। 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर -1 है तो -1 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस और माइनस 2p डी पी बाई डी वाई, ये हमारा आ गया 2p डी पी बाई डी वाई। अभी क्या करते हैं p और y को एक अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हमने किया -2p स्क्वायर अपान 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी और डी वाई। डीपी और डी को अलग अलग किया, फिर इस पूरे जो फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है -2p स्क्वायर अपान 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से, जिसे हम आंशिक पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करेंगे, आंशिक अलगाव जैसा कुछ वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब अलग करेंगे तो आएगा -1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो डिवाई इज इक्वल टू आ गया। अब इसको हम समाकलित करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और p, लेफ्ट वाला y के रेस्पेक्ट में और राइट वाला p के रेस्पेक्ट में। समाकलित करने जाएंगे तो ये लिखा है 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर, इसको हम tan इनवर्स p भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आ गया y इज इक्वल टू -2 tan इनवर्स p प्लस 2 इंटीग्रेशन डी पी अपान 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक, अभी क्या है कि हम इसको अवकलित नहीं कर पा रहे हैं 1 अपान पी स्क्वायर को, प्लस कोई फार्मूला हमको याद नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा यूज करते हैं कि ये हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। अभी हमको देखना है कि 1 प्लस पी स्क्वायर को हम ऐसे कैसे सेट करें कि डी पी भी हमें मिल जाए। तो जब हमने पी को tan थीटा माना, पी को tan थीटा मानने के साथ हमको सबसे पहले डी पी की वैल्यू क्या होगी, डी पी की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर p को tan थीटा मानते हैं तो dp की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dp की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम p को रखें तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। देखिए लिखा हुआ है dp की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे dp है,
dp को हमने कर दिया sec स्क्वायर डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बोल देंगे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया sec की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आएगा 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने एक फार्मूला लगाया कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आ गया 1 प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होता है, कॉस टू थीटा का क्या आएगा साइन टू थीटा, ठीक 2 साइन थीटा, ये हमने कर लिया तो आ गया 2 साइन माइनस 1/2, सॉरी कॉस का होता है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बाई टू थीटा, साइन टू थीटा बाई टू, सॉरी साइन टू थीटा बाई टू। तो यहाँ से साइन टू थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये तो हम निकाल रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पी के टर्म्स में है और पी को हमने थीटा मान रखा है। तो पी को अगर टैन थीटा माना है तो साइन थीटा की वैल्यू पी हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ से अगर हम रखेंगे थीटा तो टैन इनवर्स पी, tan इनवर्स पी। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या होता है, अगर हमने कहा कि tan और साइन, तो tan थीटा को अगर हम करें तो tan थीटा होता है क्या होता है हाइट अपान, मतलब ऊंचाई अपान आधार। tan थीटा का मतलब क्या होता है ना, ऊंचाई अपान आधार। तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं, तो कर्ण आएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1, कर्ण तो आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। अब थीटा निकालने जाएंगे, पाइथागोरस बता रहा हूँ, पाइथागोरस में क्या होता है कि एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल में आधार ऊंचाई और कर्ण होता है। तो जो tan थीटा को बोलते हैं ऊंचाई अपान आधार, तो p की वैल्यू हो गई, ऊंचाई हो गई p और आधार हो गया 1, तो उसके आधार पे हम कर्ण निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधार हाइट अपान कर्ण, तो हाइट है तुम्हारी p अपान अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। वही चीज़ हमने यहाँ पे रख दी, तो p अपान अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 दो बार होने की वजह से पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स पी प्लस पी अपान पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हमारी y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसे हमारा सोल्यूशन p के फॉर्म में मिल गया। अब हमने कहा था, इससे पहले बार बार बात हो रही है कि हम p को और सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए p ही हमारा व्यापक सोल्यूशन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा x और y के समघात समीकरण हो। समघात समीकरण का मतलब x और y की पावर एक जैसी हो, जिसे हम कह सकते हैं पी वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर हम लिख सकें तो उसे हम समघात समीकरण कहेंगे। उस केस में हम पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे p इज इक्वल टू एफ, क्योंकि फंक्शन को हमने y बाई एक्स माना है, y बाई एक्स को हम एज्यूम कर लेंगे वी एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, v के फॉर्म में बचेगा। मतलब वही बात है कि अगर हम कहें कि y बाई एक्स को हमने कुछ एज्यूम कर लिया, पिछले दो मेथड हमारे थे जब x से स्वतंत्र था, मतलब स्वतंत्र चर पे निर्भर करता था, और दूसरा था आश्रित चर पे निर्भर करता था। तो उस केस में जैसा क्वेश्चन था कि पी एक्स कामा जीरो पी वाई कामा जीरो, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बट वाई बाई एक्स में समघात होने की वजह से हम वाई को वी बाई एक्स मानेंगे, तो हमारा एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी वी कामा फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वाई स्क्वायर एक्स वाई पी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और फॉर ऑल एक्स कामा वाई पी इज ग्रेटर देन जीरो को हल करिए। तो देखिए, अगर हमने इसको सॉल्व किया, पुराना क्या मेथड कह रहे हैं कि पी कामा वाई बाई एक्स के फॉर्म में हो समघात, तो जब यहाँ पे हम गए तो आ मिल गया पी स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स प्लस इंटू पी माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर सेम है, इसलिए समघात हो गया, यहाँ भी समघात है इसलिए समघात हो गया। अब अगर हमने y को वी एक्स से रिप्लेस कर दिया तो पी स्क्वायर माइनस पी वी माइनस वी स्क्वायर बाई जीरो बचेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो बचेगी। अब हम p के लिए इक्वेशन को, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो हम इसको हम श्रीधराचार्य से मेथड से सॉल्व कर लेंगे। श्रीधराचार्य क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू, बी की वैल्यू है माइनस वाई बाई एक्स, तो माइनस से तो ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये कर दिया सॉल्व, तो ये हमें इसकी वैल्यू p की मिल गई।
अब p को dy बाई डी एक्स बोलते हैं। अगर हमने p को dy बाई डी एक्स बोला है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब यहाँ पे पार्शियल हम चर पृथक्करण विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने x को एक साइड और y को एक साइड किया तो y इज इक्वल टू मिल गया c x की पावर 1 प्लस अंडर रूट 5/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगा था तो एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, दो अलग अलग सोल्यूशन मिल गए और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा कंबाइंड सोल्यूशन मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है x और y के प्रथम घात वाले समीकरण जिसे हम क्लैरो समीकरण भी बोलते हैं। हमने बीच में पढ़ाते हुए एक बोला था कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हमको मिलती हैं जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी के फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, ये बहुत इस तरह का सबसे आसान क्वेश्चंस में इसे हम काउंट करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी के फॉर्म में अगर हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देख पा रहे हैं तो हमको p को c से रिप्लेस कर देना है, वही हमारा सोल्यूशन होगा। क्लियर? अगर हम किसी समीकरण को y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी के फॉर्म में देख रहे हैं तो हमें p को c से रिप्लेस कर देना है, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ये हमारी क्वेश्चन है। पी स्क्वायर 4xp माइनस 4y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो मैं कह रहा था कि ये हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 1/4 पी स्क्वायर है। अब देखिए अगर हम p को c से रिप्लेस कर दें तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, बट इसको हम प्रॉपरली दिखाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक, इस क्वेश्चन से हमने y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 1/4 पी स्क्वायर है, जो सबसे पहला मेथड था कि y को हम x और p के फॉर्म में लिख लें तो देखिए उसी तरह से लिखा हुआ है, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स को हमने p कर दिया, यहाँ पे किया तो p dp बाई डी एक्स एक्स पी बाई टू डी पी बाई डी एक्स, ये पूरा अवकलित करने पे हमें मिल गया। तो dp बाई डी एक्स एक्स प्लस पी बाई टू इक्वल टू 0 हो गया। जब यहाँ से हमने कॉमन लिया ये pp तो कैंसिल हो गया, dp बाई डी एक्स हमारा कॉमन हो गया। अब दो चीजें देखिए यहाँ पे, या तो x प्लस पी बाई टू 0 होगा या फिर होगा dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आएगा दैट इज p इक्वल टू, देखो dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी 0 होगा अगर वो फंक्शन कांस्टेंट हो। तो dp बाई डी एक्स को 0 करने का मतलब है p की वैल्यू c आ गई। बट अगर x प्लस पी बाई टू को 0 करेंगे तो इसका मतलब p इज इक्वल टू माइनस 2x आ जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस 2x आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें p इज इक्वल टू c मिलेगा। अब p इक्वल टू c की वैल्यू अगर हमने यहाँ अभी हमने सबसे पहले यही बोला था p को हम c से रिप्लेस कर देंगे। अगर हमने p को c से रिप्लेस कर दिया तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/4 सी स्क्वायर, सोल्यूशन हो गया। क्लोरो फॉर्म का क्लेरुट्स फॉर्म इसे बोलते हैं, क्लेरुट्स फॉर्म। तो क्लेरुट्स फॉर्म में सिंपल है कि y को हम लिख लें y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। तो यहाँ पे जो ये एफ पी लिखा हुआ इसका मतलब है p और केवल p का फंक्शन f होना चाहिए, ना कि x और y कोई भी फंक्शन नहीं हो, वेरिएबल नहीं होना चाहिए इसके साथ। एफ पी का फंक्शन और एक्स पी हो, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी के फॉर्म में हो तो इसका हम सोल्यूशन कह सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब ये इसका सोल्यूशन हो गया। दूसरा जब हमने एक और सोल्यूशन इससे हम मिल जाएगा एक्स की पी एक्स निकालेंगे तो ये हमें कोई दूसरा सोल्यूशन जो कि उसमें कोई स्वैच्छिक चर नहीं है। ठीक, अगला एक और एग्जांपल हमने ले रखा है इसी तरह से वाई पी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे भी p हमारा आ गया है, पूरा पूरा p है, a और b कांस्टेंट है, p है। इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू क्लेरिट्स फॉर्म से y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। बट इसको हम सबसे पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करके जो भी इसका सोल्यूशन आएगा सबसे लास्ट में कहाँ गया सोल्यूशन इसका, ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सिंपल हम इसमें इसकी वैल्यू रखने पर हमको ये इसकी वैल्यू सी हमने कहा, यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट कुछ और मान देखिए, ये देखिए दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू सी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू सी निकाल के। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसी के साथ आज की यूनिट खत्म हो गई। धन्यवाद।